नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग बायोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप बीपीएससी के पैटर्न को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो 30 नंबर का क्वेश्चन आपसे साइंस में पूछता है। सबसे ज्यादा अगर उसका वेटेज आप देखेंगे तो बायोलॉजी में होता है। मैक्सिमम जो इस परीक्षा को दे रहे हैं लोग हैं वो अभियंता हैं, 50% तो जरूर हैं। तो बायोलॉजी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर बायोलॉजी में इतना समस्या वाला बात है नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। आज हम उसको स्थापित करेंगे और आज एक सेल टैक्सोनॉमी टॉपिक उठाएंगे और उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो, कुछ पर्टिकुलर थीम है जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर उसके पीवाईक्यू को एनालिसिस करोगे तो तुम देखोगे कि सेल टैक्सोनॉमी से पूछता है, विटामिन से पूछता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछेगा, माइक्रोब्स एंड डिजीज से पूछेगा कि वायरस से कौन सा डिजीज है, फंगस से कौन सा डिजीज है। जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी 60 दिन बचा हुआ है। जम के तैयारी करो, मुहूर्त मत निकालो कि इस मुहूर्त के दिन से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ेंगे। मुहूर्त कुछ भी नहीं है। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। वो बुज़दिल हैं जो मुहूर्त देखकर निकलते हैं। तो बुज़दिल नहीं बनना है, आज से अभी से लग जाना है और पढ़ाई में 8 से 10 घंटा खींचना है। अब मुहूर्त नहीं होगा कि लास्ट का 45 दिन मुहूर्त है उसमें हम 10 घंटा पढ़ेंगे, अभी तो मजा करेंगे, ऐसा नहीं करना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से पूछता है, नर्वस सिस्टम से पूछेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम से पूछेगा, हार्मोन्स और ग्लैंड से जमजम के क्वेश्चन पूछता है और इवोल्यूशन से पूछता है। और भी टॉपिक्स हैं जो प्लांट किंगडम्स वगैरह के टॉपिक हैं, पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बीपीएससी के दृष्टिकोण से तुम देखोगे तो ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम अच्छे से कर लो, काफी रहेगा। कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। स्टिल इफ यू आर हियर कि हम कोई मैजिक वैन दिखाएंगे, रामबाण चलेगा और उससे कुछ रिजल्ट आएगा, तो नहीं आएगा। PYQ has to be the central focus। PYQ से ही हम लोग रिवर्स चलेंगे और उसको देखेंगे। बीपीएससी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा अगर वो सेल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भले आपसे यही पूछ ले कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल क्या है, जो 70वीं में पूछा है, बट दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेल। और देखो, सेल का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा टफ बन जाता है, जटिल बन जाता है, पर उसको आज हम लोग धुआं करने की कोशिश करेंगे, बाकी आप देखेंगे। देखो, द एनिमल विदाउट द रेड ब्लड सेल इज, 67वीं में पूछा। Who discovered the DNA? मतलब कौन क्या डिस्कवर कर रहा है ये भी हमको पता होना चाहिए। सेल को कौन डिस्कवर कर रहा है, न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर कर रहा है, सेल थ्योरी कौन दे रहा है। इसका मतलब कि उसका थीम है कि वो डिस्कवरी, और जो वैज्ञानिक है लिविनहॉक क्या कर रहे हैं, ये सब हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन कॉइन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर कौन करता है, ये थीम है। फिर आप देखिए कि वो डीएनए आरएनए से जमजम के क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डीएनए के बारे में पता होना चाहिए, आरएनए के बारे में पता होना चाहिए। दे आर नथिंग बट विल कवर दिस इन द सेल टैक्सोनॉमी माय डियर फ्रेंड्स। आप फिर क्वेश्चंस को देखो, आपसे वो सेल डिवीजन के बारे में जिक्र कर रहा है कि एमीबा कैसे करता है, यूग्लेना कैसे करता है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, ये थीम है उसका। फिर आपसे लिजार्ड वगैरह के बारे में पूछता है, क्रोकोडाइल के बारे में पूछता है, क्रेफिश के बारे में पूछता है। ये सब क्वेश्चंस है जो पूछता है बीपीएससी का ही, ये सब प्रश्न है। आप देखो 70वीं में उसका मन नहीं भरा तो यही पूछ लिया कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। लेट अस स्टार्ट द सेल। हम लोग सेल को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है। देखो, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है लिविनहॉक। लिविनहॉक एक मैग्नीफाइंग ग्लास का निर्माण करते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप को देखोगे तो बेसिकली उसको हैंस एंड जैनसन बाप बेटा हैं, इन लोग माइक्रोस्कोप का खोज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। बेसिकली सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास का खोज लिविनहॉक करते हैं। लिविनहॉक वही व्यक्ति हैं जिनको तुम फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी बोलते हो। ही इज ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। हम इतना मान के चलते कि 7वीं 8वीं में पढ़े हो कि सर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का भी खोज कोई और नहीं करता है, लिविनहॉक ही करता है। जब लिविनहॉक एक मैग्नीफाइंग ग्लास का खोज करते हैं, जिसको आप बहुत लेमन टर्म्स में टेलीस्कोप बोल सकते, माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, उसका खोज करते हैं, तो उस स्थिति में इनके मैग्नीफाइंग ग्लास को लेता है एक व्यक्ति। उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या करता है कि उस मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर एक कॉर्क उठाता है और कॉर्क को देखना स्टार्ट करता है कि क्या चीज से बना हुआ है। जब कॉर्क को देखता है तो देखता है कि ये तो छोटे छोटे बंडल से बना हुआ है, छोटे छोटे स्मॉल लिविंग रूम से बना हुआ है, स्मॉल यूनिट से बना हुआ है। He called them as a cell. So as of now, who discovered cell? It was Robert Hooke. What is cell? These are the small rooms, these are the small enclosures which makes the complete। एक बिल्डिंग है, मतलब अगर एक घर मेरा बन रहा है तो हम बताना चाह रहे हैं कि जो घर बनता है आप छोटे छोटे ईंट लगाते हैं, जो ईंट लगा रहे हैं इसी चीज को ये कह रहा है कि यही सेल है। As of now, what we have concluded is कि सेल का खोज कौन करता है? रॉबर्ट हुक करता है। कब करता है? 1665 में करता है। तो आप बोलेंगे सर
अभी तो अगर कुछ खोज हो रहा है तो मीडिया वाला को लेके माइक पहुंच गया कि बताइए आपने खोज कर दिया, उस समय कैसे पता चलता होगा? दिस क्वेश्चंस मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड, उस समय कैसे होता होगा? तो ये व्यक्ति एक पेपर प्रेजेंट करता है और उस पेपर का नाम है माइक्रोग्राफिया। अभी भी आप देखिएगा कि जो हमारा वैज्ञानिक होता है, रिसर्च प्रोफेसर होता है, वो मीडिया में थोड़ी आकर इनके साथ टाइम पास करता है, वो पेपर प्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल पेपर प्रेजेंट करता है और वहां से दुनिया को पता चलता है कि हाँ एक नया चीज का खोज हुआ है, एक नया चीज का पेटेंट हुआ है। तो माइक्रोग्राफिया में इस चीज का जिक्र करता है और सेल का जिक्र होता है। जब वो सेल का जिक्र कर रहा था तो किस चीज पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था? कॉर्क पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो क्या ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि किस चीज पर कर रहा था। तो कॉर्क पे कर रहा था और सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक 1665 में कर देता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि 1667 भी देता है, वो डिपेंड करता है कि पेपर का प्रेजेंटेशन कब हो रहा है, पर 16वीं सदी में सेल का खोज हो चुका था। अगर आप यहां तक मेरे साथ हैं तो फिर तो चीजें बहुत आसान हैं, फिर तो चवन्नी भर का है। जैसे रॉबर्ट हुक सेल का खोज करता है तो सारा वैज्ञानिक में इट वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द फील्ड ऑफ द साइंस। वहां पे लगा कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द फील्ड ऑफ द साइंस है। तो यहां पर अब जब सेल स्थापित हो गया कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल है, तो इस पर वैज्ञानिक लोग खोज करना स्टार्ट करता है एंड पीपल कम अप विद द सेल थ्योरी। लोग सेल थ्योरी के साथ आते हैं। क्या है सेल थ्योरी? तो पहले हम अभी आपको पता चला कि जब हम अभी आपको बताए तो हमने आपको बताया कि वो पूछ रहा है कि हु डिस्कवर्ड द डीएनए। वो आपसे पूछता है कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है किसने खोज किया। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन वैज्ञानिक क्या खोज कर रहा है, क्योंकि एग्जाम का हमारा नीड है। तो सेल थ्योरी दो वैज्ञानिक देता है, स्लेडन एंड स्वान। स्लेडन एंड स्वान जो है आपको सेल थ्योरी देता है। तो अब प्रश्न उठता है कि व्हाट दिस सेल थ्योरी इज अबाउट। कोशिका थ्योरी है क्या? कोशिका का सिद्धांत 3 है। पहला सिद्धांत ये क्या कहता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव द सेल। हर ऑर्गेनिज्म के पास सेल है। कुछ नया बात तो कर नहीं रहा है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव द सेल। हमारे और आपके बीच में सेल है। दिस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट। बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है। और मेरे भाई इसी सेल थ्योरी से अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट वर्ड को क्वेश्चन उठाया गया है। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज द सेल। इसका मतलब कि वहां से अगर स्टेटमेंट को उठा रहा है, इट मींस द सेल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताओ कि सेल थ्योरी दिया किसने। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेल थ्योरी में ये बोला जाता है कि जो भी नया सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो नया सेल का फॉर्मेशन पुराने सेल से हो रहा है। प्री रिक्विजिट जो है पुराना सेल है, उसी से नए सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरे जहन में क्वेश्चन आएगा, अगर हम थोड़ा सा भी साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के आदमी है तो हम बोले बताओ यार कि सेल का मेन कंपोजिशन क्या है। जब हम आपको एलॉय पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए कि भाई अगर ब्रास है, ब्रोंज है तो मेन कंपोजिशन कॉपर है, ड्यूरेलिमीन है, मैग्नीशियम है तो मेन कंपोजिशन एल्यूमिनियम है। तो इस पूरे सेल का मेन कंपोनेंट क्या है? सेल जो है मेरे भाई 70% पानी से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ द वाटर। मार्क माई वर्ड्स, आज ना कल ये क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। 70% पानी से बना हुआ है। फिर मेरे जहन में क्वेश्चन उठेगा कि सर आप बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल, तो हमारे बॉडी में भी सेल है, कितना संख्या होगा? तो संख्या है ऑन एन एवरेज हम बोल रहे हैं 60 × 10 to the power 15 सेल्स है। फिर अगर एक होशियार लड़का है बोलेगा मास्टर ये बताओ इसका साइज कितना होता है? इसका साइज 3 से लेके 30 माइक्रोन तक इसका साइज होता है। आर यू गेटिंग दिस? फिर आप हमारे जहन में क्वेश्चन उठेगा कि सर साइज भी बता दिए, नंबर भी बता दिए, शेप कैसा होता है? अगर आप देखोगे तो यूजुअली शेप जो होता है सेल का वो फिक्स्ड होता है, पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसका शेप फिक्स नहीं, वो चेंज करते रहता है। तो आप बोलेंगे उदाहरण दो, ऐसे तुम्हारी बात कैसे मान ले? मानना भी नहीं चाहिए। आप अगर यूग्लेना को देखेंगे तो यह अपने शेप को चेंज करता है। आप अगर एमीबा को देखेंगे तो शेप को चेंज करता है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि यही तो नाम क्यों ले रहे हो? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यूग्लेना से हम आपको बताना चाहते थे कि यूग्लेना वो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास प्लांट का भी कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट, इट इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स माय डियर फ्रेंड, एंड दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। यही यूग्लेना है कि कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास प्लांट का भी कैरेक्टरिस्टिक है और एनिमल का भी कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि पिक्यूलियर केस बनता है और जहां पे पिक्यूलियरिटी है प्रश्न वहीं से बनता है। तो यूग्लेना उसका उदाहरण है और हम इस बात को रखना चाहते थे। अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि सर ये चीज तो समझ में आया सेल, तो अब सेल 2-3 तरह के आप क्लासिफिकेशन पे जा सकते हैं। एक सेल का क्लासिफिकेशन है जिसको आप कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। एक जो सेल का क्लासिफिकेशन है उसको आप कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप अगर बीपीएससी के पेपर को एनालाइज करेंगे तो ये उसका इंपॉर्टेंट थीम है कि वो सेल में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल से क्वेश्चन पूछता है।
एक जो उसका इंपॉर्टेंट थीम है, एक मैं सेल का क्लासिफिकेशन कर सकता हूं कि सर एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। तो अभी हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जहां से बीपीएससी जम के क्वेश्चन पूछता है। मेरे भाई, अगर तुम पहले हम देखें तो उससे इंपॉर्टेंट यह है कि हम लोग को पता हो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या होता है। उससे पहले कुछ हम लोग फैक्ट ले लेते हैं। अगर आप 70वीं बीपीएससी को देखेंगे तो वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा था, तो हम लोग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो करें, बट वी नीड टू हैव सम फैक्ट्स। जैसे लार्जेस्ट, अभी हम लोग जो बात करेंगे वो ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं, यहां पर लिख लो कि कंफ्यूजन नहीं हो, मानव सेल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल किसका है? लार्जेस्ट ह्यूमन सेल किसका है जी? फीमेल का ओवम है, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है। स्मॉलेस्ट किसका है? सबसे छोटा किसका है? पुरुष का स्पर्म सेल है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? न्यूरॉन्स लॉन्गेस्ट सेल है। ये ह्यूमन सेल की बात हो गई। ऐसे और भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग इकट्ठा करें तो लार्जेस्ट सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच का एक सेल होता है। स्मॉलेस्ट किसका होता है? एक माइकोप्लाज्मा है, उसका होता है। देखो, एक एक जो वर्ड दे रहे हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। माइकोप्लाज्मा है। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में तुम देखोगे तो माइकोप्लाज्मा पे तुम पाओगे कि ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? तो भाई बैक्टीरिया है। सर माइकोप्लाज्मा के केस में ये आप देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा इतना स्टर्डी है कि ऑटोनोमस ग्रोथ कर लेगा, सेल्फ रिप्रोडक्शन कर लेगा। बाकी हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है, ह्यूमंस में कैसे है, फिर स्मॉल प्लांट्स वगैरह में कैसे होता है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस वगैरह है, देखेंगे। पर हमको इतना पता होना चाहिए कि जो है ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इंडिपेंडेंटली रह लेता है, अपने ग्रोथ है, अपने रिप्रोड्यूस कर पाता है। ये है माइकोप्लाज्मा। इसको तुम ध्यान रखोगे, पूछता है। अब ध्यान से देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। इसको स्टार मार्क करके करो और इस वीडियो के बाद तुमको प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक क्वेश्चन आएगा, जो भी पीवाईक्यू हुआ होगा, जो भी मार्केट का टेस्ट सीरीज होगा, उसको उठा के कर लेना, एक सवाल नहीं गलती होगा। देखो, एक एनिमल सेल होता है, एक प्लांट सेल होता है। दोनों का फोटो देखो। हम देख रहे हैं कि सर यहां पे भी न्यूक्लियस है, यहां पे भी न्यूक्लियस है, यहां पे भी जो जेलीनुमा सब्सटेंस होता है जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह फ्लोट कर रहा है, यहां पर भी सर साइटोप्लाज्म है, यहां पर भी साइटोप्लाज्म है। सर सेल मेम्ब्रेन यहां पर भी है, यहां पर भी है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो क्या चीज दोनों में डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा है? एक जो आप देख रहे हैं कि वो सेल वाल डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो पहले चीज हमको समझना होगा कि भाई अगर मेरा ये कोई सेल है तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर आप इसको कवर नहीं करेंगे, इन्वेलप नहीं करेंगे, तो अंदर का जेनेटिक मटेरियल बाहर चला जाएगा। कुछ अपवाद होते हैं, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, वायरस वगैरह के बाद में डिस्कस करेंगे। पर यूजुअली इन द मोस्ट ऑफ द केसेस जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर आप इसको इन्वेलप नहीं देंगे तो ये तो बाहर चला जाएगा। जो आप इन्वेलप करते हैं कोई भी प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ध्यान देंगे आप, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेट मी रिपीट, सेल मेम्ब्रेन क्या है भाई? अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, या जो भी चीजें हैं, उसको इन्वेलप करने की जरूरत पड़ेगी। तो इन्वेलप प्लांट सेल में भी करने की जरूरत पड़ेगी और एनिमल सेल में भी इन्वेलप करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अंदर का मटेरियल बाहर चला जाएगा। तो जो जिस चीज से तुम इन्वेलप करते हो, जिस मेम्ब्रेन से इन्वेलप करते हो, उसको तुम सेल मेम्ब्रेन कहते हो। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा। ध्यान दो, उससे फोकस कर रहे हैं। प्लांट सेल में एक और इन्वेलप होता है, जो वो इन्वेलप होता है, इसको तुम सेल वाल कहते हो। And this envelope is absent in the case of the animal cell, and this becomes a striking difference between the plant cell and the animal cell. अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट है? बिल्कुल। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट है। और हम छाती पीट पीट के बोल रहे हैं और क्वेश्चन यहीं से बनता है, और वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सेल वाल एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट है। सेल वाल केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है। सेल वाल केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट है। पहली बात। दूसरी बात देखो कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो केवल आपको यहां पर दिख रहा है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं दिख रहा है। क्लोरोप्लास्ट किसका उदाहरण है? प्लास्टिड का उदाहरण है। हिंदी मीडियम मत घबराओ, आगे तुमको बता देंगे प्लास्टिड क्या होता है, आगे लिखा हुआ है। तो प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट है। एक चीज और ध्यान देना, जो प्लांट सेल में सेंट्रियोल मिसिंग होता है, सेंट्रियोल मिसिंग है, यहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है। अब तुम घबरा रहे हो कि मास्टर सेंट्रियोल क्या होता है? भाई इसको बताओ पहले, अभी बता देते हैं।
जो सेंट्रियोल होता है यही आपके रिप्रोडक्शन को इनिशिएट करता है और रिप्रोडक्शन को बूस्ट देता है। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, फिर से हम रिपीट करेंगे इस चीज को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी प्रेजेंट, उसमें भी प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट। इसमें सेल वाल एक अलग से कवरिंग होता है, जो सेकंड कवरिंग होता है वो केवल प्लांट सेल में होता है, जिसको तुम सेल वाल कहते हो। सेल वाल मुख्य रूप से किससे बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। अब ध्यान से देखो, हम लोग थोड़ा सा कैटेगराइजेशन करेंगे तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पादप कोशिका जो है, इसका साइज क्या होता है? इसका साइज एनिमल सेल से लार्ज होता है। जंतु कोशिका प्लांट सेल की तुलना में छोटा होता है। शेप देखेंगे तो प्लांट सेल रेगुलर शेप का होता है, फिक्स्ड होता है इसका शेप, जबकि एनिमल से जो सेल होता है वह इरेगुलर होता है। प्लास्टिड जो लवक होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का उदाहरण है, समझ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल जिसको तारक केंद्र बोलते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेल वाल, इसको स्टार मार्क करके लिखोगे, सेल वाल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेल वाल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, इसको लिख लो। सेल वाल को कोशिका भित्ति बोलते हैं और यहां पर तुम अपने हाथ से लिखोगे कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मेरे भाई अब कुछ थोड़ा सा तुम देख लो जो तुमको करना है। बीसीडब्ल्यू के वेबसाइट पर तुम जाओगे, 13 तारीख को टेस्ट हो रहा है, ठीक है? यहां पर जाओगे और जैसे यहां पर वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर क्लिक टू ज्वाइन ऑनलाइन टेस्ट। 13 तारीख को हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, 13 जुलाई को। ये जो टेस्ट है यह मात्र 51 रुपया में है, मात्र ₹51 में है। तो आप बोलेंगे सर सेंटर कहां कहां है? तो सेंटर पटना में भी है और दिल्ली में भी है, सेंटर है इसका। तो पटना वाले बहुत परेशान थे, तो पटना में 2 सिटिंग में एग्जाम हो रहा है, 12 बजे से 2 PM तक एग्जाम हो रहा है। कहां पर हो रहा है? एक मोशन क्लासेस हो रहा है, बोरिंग रोड में है, राजापुर पुल की तरफ चलोगे तो वहीं पर हरिलाल स्वीट्स है, वहां पर हो रहा है 12 से 2 में। दूसरा आपका जो खजांची रोड में स्कूल है, नया टोला खजांची रोड, अघोर प्रकाश, यहां पर भी हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग आप तो परेशान थे कि सर हम लोग को दूर पड़ता है। तो 12 से 2 तक मोशन क्लासेस में भी हो रहा है, खजांची रोड में भी हो रहा है। दिल्ली में 12 बजे से 2 PM तक हो रहा है। कहां पे हो रहा है 12 से 2 PM में? संत निरंकारी पब्लिक स्कूल है, निरंकारी कॉलोनी, मुखर्जी नगर के पास। मेट्रो से आओगे तो गेट नंबर 1 से एग्जिट करना और टुक टुक लेना, 10 रुपया में देगा और निरंकारी कॉलोनी में तुमको ड्रॉप कर देगा। बहुत अच्छा स्कूल है। यहां पे सेकंड शिफ्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहां पर 12 से 2 होगा और एक यहां पर शिफ्ट जो होगा, यहां पर सेकंड शिफ्ट भी होगा। जो सेकंड शिफ्ट अभी कंफर्म नहीं है, पर सेकंड शिफ्ट यहां 3 से 5 PM के बीच में होगा, 3 to 5 PM होगा, 90% कंफर्म मानो। तो पटना में 2 शिफ्ट में होगा, 12 से 2, सेकंड शिफ्ट है 3 से 5। ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि फिर तुम लोग पेपर लीक कर देगा। यहां पर भी 3 से 5। दिल्ली में मात्र 1 शिफ्ट में है, 12 से 2। अगर जरूरत होगा कि नहीं दिल्ली में भी 2 शिफ्ट में करने की जरूरत है तो आप हमको जरूर बता दीजिएगा, उसको हम लोग कर देंगे। आप रजिस्टर कर दीजिए, फिर आप छाती पीटते रहेंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास एक फिक्स नंबर ऑफ द कैंडिडेट है। अब हमको लगता भी नहीं कि ज्यादा 100 से ज्यादा बच्चों को हम लोग एडमिट अभी कर पाएंगे, उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग आप लोग कह रहे हैं कि सर तर्कस वाला किताब हम लोग कहां से मिलेंगे, ये थोड़ा सा बता दीजिए। तो प्रचार है, थोड़ा सा देख लो भाई। आवर स्टोर पे जाओगे, प्रचार करना पड़ेगा ना तो इन लोग निकाल देगा, तो हम फिर क्या करेंगे बताओ। मोमेंटम किताब जो है अभी बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस है, 320 में हम लोग घर पे पहुंचा रहे हैं और शाम तक ये अमेजन पे भी अवेलेबल हो जाएगा, है ना। साइंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है, बाकी आपकी मर्जी है। विश्व का जो वन ऑफ द बेस्ट पब्लिशर है वाइली इंडिया, वो इसको पब्लिश करता है, तो आप इसको ले लेंगे। फिर जो है अगर चाहें तब, है ना, जोर जबरदस्ती नहीं है, ये मत बोलना कि जोर जबरदस्ती में लिवाते हो। फिर जो तर्कस है वो आपके अमेजन से ही लो, वहां पे ज्यादा अच्छा है, हम लोग को क्यों परेशान करोगे। अमेजन पे 499 में मिल रहा है तर्कस। तो उसमें प्रचार में ये है कि भाई इसमें सीसी का भी एग्जाम का है, ये जो भी फालतू जो एग्जाम जितने भी हैं, सैनिटरी मैनेजमेंट, सैनिटरी मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट, मतलब बीपीएससी जो जो एग्जाम कंडक्ट किया है सारा का उसमें हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ये अभी बेस्ट सेलर बना हुआ है, वी आर इंडेप्टेड टू ऑल ऑफ यू। फिर जो अस्त्र है वो सेकंड बेस्ट सेलर बना हुआ है, वी आर इंडेप्टेड टू ऑल ऑफ यू। जो अस्त्र है जो भी मार्केट में लेते हो 280 रुपए से ज्यादा नहीं देना है,
एज सिंपल एज दैट। इसमें 6000 MCQ दिया गया है जो NCERT वगैरह से उठाकर दिया गया है। ये प्रचार तंत्र था भाई, प्रचार करना मजबूरी है, ठीक है। अब ध्यान से दो, ये वीडियो कैसा लगा, और अगर तुम लोग चाहते हो कि अच्छा है तो इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा, तो कल हम सेल को खत्म कर देंगे तुम्हारे पास। बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा, और पसंद आएगा तो बताना, कंटिन्यू कर देंगे, नहीं पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुक्रिया। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।